नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। और ये है हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास, जिसमें अपन ने अपनी नई सीरीज स्टार्ट की थी संपूर्ण मध्य प्रदेश विस्तार में। जिसमें दोस्तों मैं 2 या 3 वीडियो में आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान लगभग पूरा कंप्लीट करा दूंगा। कल की वीडियो में दोस्तों अपन ने स्टार्ट करी थी अपनी पहली यूनिट मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, जिसके अंतर्गत अपन ने कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी कार्यालय एवं भवन, मध्य प्रदेश के सभी संगठनों के मुख्यालय एवं उनकी स्थापना, मध्य प्रदेश के सभी औद्योगिक धंधे एवं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। जो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को भी जरूर देखिए। आज हमारी दूसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक और सबसे कम। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। मध्य प्रदेश में जनजातीय संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत झाबुआ जिले में है। दूसरा पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पचमढ़ी है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी हाइट 1352 मीटर है और यह महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। फिर है मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान नर्मदा सोन घाटी है दोस्तों, इसे भी अपन मैप के माध्यम से समझेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जिसका उद्गम अमरकंटक के नर्मदा कुंड से होता है। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, सोन, जोहिला एवं नर्मदा। अगर बात की जाए नर्मदा की, तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तवा नदी पुल है। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गंजवासौदा है। प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है दोस्तों, शिवपुरी को ही मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है दोस्तों, पचमढ़ी में 212 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की जाती है, जबकि मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 से 115 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला भिंड है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मंडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल है, जो कि डिंडोरी में स्थित है। इसे ही जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, जो कि भोपाल में स्थित है। साथ ही भोपाल में मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद भी स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा इंदौर में है, जो कि बड़ा गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। साथ ही एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट भी सिंगरौली में ही स्थित है। मध्य सबसे बड़ा भौतिक भाग मालवा है, मध्य प्रदेश का मालवा का पठार। सबसे बड़ा कोयला भंडार सोहागपुर क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर में है, जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला श्योपुर है, जिसे मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहा जाता है। श्योपुर में ही दोस्तों कूनो नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल है। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध नगर स्थलों के उपनाम। मांडू, जिसे आनंद नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय। मालवा गेहूं का भंडार नाम से जाना जाता है। ग्वालियर को दोस्तों तानसेन की नगरी के रूप में जाना जाता है। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, तानसेन की समाधि या तानसेन का मकबरा ग्वालियर में ही स्थित है और प्रतिवर्ष तानसेन समारोह का आयोजन ग्वालियर में ही होता है। मैहर, जो कि संगीत नगरी के रूप में जानी जाती है, मैहर दोस्तों सतना जिले में आती है और मैहर में ही मां शारदा का मंदिर भी स्थित है। भोपाल, जिसे झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है, भोपाल दोस्तों 5 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ शहर है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। पचमढ़ी, जिसे पर्यटकों का स्वर्ग एवं मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पीतमपुर, जिसे भारत का डेट्राहाइट कहते हैं, डेट्राहाइट यानी कि दोस्तों सूखा बंदरगाह। उज्जैन, मंगल ग्रह की जन्मभूमि।
उज्जैन में ही दोस्तों प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन होता है एवं कालिदास अकादमी भी उज्जैन में ही स्थित है। साथ ही संस्कृत विद्यालय भी उज्जैन में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ अकादमी भी उज्जैन में ही स्थित है। उज्जैन को ही दोस्तों मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन में मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में ही स्थित है और प्रति 12 वर्षों में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। इंदौर जिसे अहिल्याबाई की नगरी के रूप में जाना जाता है, इंदौर को ही मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी, आर्थिक राजधानी एवं खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। खंडवा खरगोन सुनहरे जिले के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों खंडवा खरगोन में कपास की खेती के कारण इन्हें सुनहरे जिलों के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को कहा जाता है। बेतवा नदी को अपने प्रदूषण के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मालवा की गंगा दोस्तों क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। सफेद शेरों की भूमि दोस्तों मध्य प्रदेश में रीवा को कहा जाता है। इंदौर दोस्तों कपड़ों के शहर के रूप में जाना जाता है। मांडू को महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। मांडू दोस्तों धार जिले के अंतर्गत आती है। धार राजा भोज की नगरी के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के नगरों व स्थलों की प्रसिद्धि के कारण। भोपाल राजधानी है एवं झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर मध्य प्रदेश की उद्योग नगरी है और मिनी मुंबई के नाम से जानी जाती है। खजुराहो कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। मलाजखंड तांबे की खदानों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मलाजखंड दोस्तों बालाघाट जिले में आता है। सांची अपने बौद्ध स्तूपों के कारण प्रसिद्ध है। साथ ही सांची में ही बौद्ध विश्वविद्यालय भी स्थित है। पन्ना अपने हीरे की खदानों के कारण प्रसिद्ध है। दोस्तों पन्ना की मजगवा खदान एशिया की एकमात्र हीरे की खदान है। मंदसौर अपने अफीम उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन एवं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इटारसी है। नेपानगर अपने कागज मिल के लिए जाना जाता है। भीमबेटिका की गुफाएं अपने प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। रीवा सफेद शेरों की नगरी या सफेद शेरों के कारण प्रसिद्ध है। सिंगरौली सबसे मोटी कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में स्थित है संगमरमर की चट्टानों के लिए एवं धुआंधार वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है। अमलाई अपने पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। खंडवा खंडवा में सिंगाजी की समाधि है। साथ ही सिंगाजी का मेला का आयोजन भी खंडवा जिले में होता है। उज्जैन कुंभ का मेला एवं महाकाल के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। ओमकालेश्वर दोस्तों जो कि खंडवा जिले में आता है। ओमकालेश्वर मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदाता टापू पर स्थित है। देवास में दोस्तों बैंक नोट प्रेस एवं चामुंडा माता मंदिर स्थित है। बाग की गुफाएं दोस्तों धार में स्थित हैं। बड़वानी में 52 गजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति है। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है एवं किले के लिए। चंदेरी की साड़ी के लिए दोस्तों जीआई टैग भी मिला हुआ है। मांडू महलों का शहर कहलाता है और अपने महलों के लिए प्रसिद्ध है। महेश्वर साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है एवं देवी अहिल्याबाई का महल भी महेश्वर में स्थित है। सतधारा जलप्रपात भी महेश्वर में स्थित है और महेश्वर शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ग्वालियर के किले व महल विश्व प्रसिद्ध है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के यह मिसप्रिंट है दोस्तों नगरों के प्राचीन नाम व उनके नवीन वर्तमान नाम। महू का नया नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर रख दिया गया है। भावरा जो कि अलीराजपुर में आता है इसे आजाद नगर नाम रख दिया गया है। भोजताल को भोपाल नाम कर दिया है या भोपाल का पुराना नाम भोजताल था। सांची का नाम प्राचीन नाम काकनाथ मिलता है। मांडू का पुराना नाम साजियाबाद है। सुहागपुर का पुराना नाम बिसपुरी है। इंदौर का पुराना नाम मल्हार नगर है। धार का प्राचीन नाम धारा नगरी है। उज्जैन का पुराना नाम उज्जैनी एवं अवंती है।
मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। विदिशा का पुराना नाम भिलसा एवं बेसनगर है। ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल है एवं जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी है। दतिया को दोस्तों दिलीप नगर के नाम से जाना जाता है, या दतिया का पुराना नाम दिलीप नगर था। महेश्वर दोस्तों, महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती था। रीवा दोस्तों प्राचीन नाम रेवा था। रेवा दोस्तों मां नर्मदा का नाम है। बुरहानपुर का पुराना नाम खानदेश है। मांडू का प्राचीन नाम मांडवगढ़ है। पचमढ़ी का प्राचीन नाम पांचालगढ़ है। मंडला को गोंडवाना के रूप में जाना जाता था और गोंडवाना प्रदेश की राजधानी भी मंडला थी। खजुराहो का प्राचीन नाम खजूरबाग है। खजुराहो का ही पुराना नाम जेजाक मुक्ति भी है। इंदौर का प्राचीन नाम इंद्रपुर भी है। ग्वालियर के बुंदेलखंड क्षेत्र को वत्स नाम से जाना जाता था। नेवाड़ के खंडवा क्षेत्र को अनूप नाम से जाना जाता था। दमोह का प्राचीन नाम टुड़ीकर है। सीहोर का प्राचीन नाम निजामत ए मशरीक था। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश का एकमात्र निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क देवास में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल का नाम नवजीवन शिविर था, जो कि उस समय के गुना में थी। वर्तमान के अशोकनगर के मुकाबले में खोली गई थी। उस समय दोस्तों अशोकनगर जिला नहीं बना था, तो गुना में आती थी। अब मुगावली अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में एकमात्र कुंभ मेला सिंहस्थ का आयोजन प्रति 12 वर्षों में उज्जैन में होता है। दोस्तों यह क्षिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर होता है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला राज्य का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम झींगा हेचरी बालाघाट जिले में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित हुआ। राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर अखबार था। मध्य प्रदेश में हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र मालवा अखबार था। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश में एकमात्र हॉकी छात्रावास नरसिंहपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। मध्य प्रदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थित है। दोस्तों ये पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर शिवपुरी कहलाता है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट सन 2007-2008 में प्रस्तुत किया गया। 26 जनवरी 2006 को मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल राज्य का पहला संजीवनी आयुर्वेदिक केंद्र स्थापित किया गया।
प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पर्यटन नगरी पचमढ़ी के पनार पानी क्षेत्र में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के देवास जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान भोपाल में स्थापित किया गया। दोस्तों यह वन विहार के अंदर है, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र अफीम उत्पादक जिला मंदसौर है, जहां भारत में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। रीवा मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां सफेद शेर पाए जाते हैं। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब महू में स्थित है। प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया। प्रदेश की एकमात्र महिला जेल होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद का नाम दोस्तों नर्मदापुरम कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक हवाई अड्डा महाराजपुर मुरार में स्थित है। मुरार दोस्तों ग्वालियर में आता है। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव है, जो कि मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना इंदौर में की गई। मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय वर्ष 1946 में ग्वालियर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला महिला थाना भोपाल में स्थापित किया गया। प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत गृह दतिया में स्थित है। प्रदेश का एकमात्र रेलवे इंजन बनाने का कारखाना भोपाल के निषादपुरा में स्थित है। प्रदेश की पहली खेल पत्रिका खेल हलचल के नाम से इंदौर में प्रकाशित होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रदेश का पहला अंगूर अनुसंधान केंद्र बनाया गया। दोस्तों रतलाम के रतलामी सेव को जीआई टैग मिला हुआ है। प्रदेश की प्रथम चलित एटीएम सेवा इंदौर से प्रारंभ की गई। देखते हैं कुछ अदर फैक्ट्स। देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थापित किया गया। अधिवक्ताओं को सतत शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाला देश का प्रथम एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूएंट लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थापित है। मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। साथ ही ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश देश का पहला मोबाइल बैंक स्थापित करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। हीरा उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। देश का एकमात्र मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इसका नाम दोस्तों इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, जो कि अरेरा हिल्स पर स्थित है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप रायसेन में स्थापित किया गया और दोस्तों यह जापान की मदद से किया गया था। मध्य प्रदेश में गेरू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। इस वजह से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ा तेंदुपत्ता व बीड़ी निर्माता राज्य है। सर्वाधिक तेंदुपत्ता का उत्पादन सागर जिले में होता है एवं बीड़ी निर्माण में जबलपुर का पहला स्थान है। देश ही नहीं बल्कि एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। देश व एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया। मानव अधिकार आयोग गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। जिला स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थापित है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया। देश ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में स्थापित है। देश में सर्वाधिक पवन चक्की मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश से लगभग 603 छोटी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। इस वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इस टॉपिक पे दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई है, जो आप जाकर देख सकते हैं। देश की एकमात्र चाय अकादमी भोपाल में स्थित है। देश का पहला पुरातत्व पार्क मध्य प्रदेश के दमोह जिले के संग्रामपुर में स्थित है। ग्राम सभा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश लाख उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में देश का पहला नेशनल सैनिक स्कूल प्रारंभ किया गया। देवास पुलिस अधीक्षक कार्यालय देश का पहला ऐसा एसपी कार्यालय है जिसे आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। साथ ही ओरछा में देश का पहला रामायण म्यूजियम भी स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित विद्युत मंडल देश का पहला विद्युत मंडल है। भोपाल एक्सप्रेस जो कि भोपाल से दिल्ली चलती है, देश की पहली ट्रेन है जिसे 2003 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था की। मध्य प्रदेश में वर्ष 2006 में देश की पहली साहिबा ट्रेजरी प्रारंभ की गई। अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसमें प्रत्येक जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए हैं। मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने सभी गांवों को ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। भारत में सती प्रथा के साक्ष्य मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरन अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। देश का पहला सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण बोर्ड आयोग मध्य प्रदेश में 2008 में गठित किया गया। यहां दोस्तों हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है मध्य प्रदेश एक दृष्टि में। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास, अपनी दूसरी यूनिट, सेकंड यूनिट मध्य प्रदेश का इतिहास। सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक स्वरूप। ये यूनिट भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। दोस्तों यह प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश किसका हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। मराठों के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ मध्य प्रदेश में इतिहास का नया युग प्रारंभ हुआ। पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय योजना प्रारंभ की। विंध्य प्रदेश में चंपत राय ने औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। अब शुरू करते हैं दोस्तों प्राचीन काल के साथ, जिसे कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है प्राग ऐतिहासिक काल। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों के किनारे और गिरिकंदरा में रहती थीं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, नेमावर, महेश्वर, हंडिया,
बेगमपुर, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों से इनके रहने के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में मानव ने अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। होशंगाबाद के निकट की गुफाओं में, भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में तथा सागर के निकट की पहाड़ियों से प्राप्त शैल चित्र इसके जीवंत प्रमाण हैं। फिर जानते हैं पाषाण एवं ताम्रकाल के बारे में। ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप एक बार पूरा जरूर देखिए। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ। नर्मदा की सुलभ घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। यह प्रश्न आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की कौन सी सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। महेश्वर, नागरा, टोडी, नागदा, बरखेड़ा, एरड़ आदि इसके केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त हुए पुराशेषों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उत्खनन में मृतभांड धातु के बर्तन एवं औजार आदि मिले हैं। बालाघाट एवं जबलपुर जिले के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार भी मिले हैं। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समीप मध्य प्रदेश के कई भागों में, खासकर नर्मदा, चंबल, बेतवा आदि नदियों के किनारे पर सभ्यता का विकास हुआ था। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य एक दृष्टि में। दोस्तों मैंने ये इस तरह से अरेंज कर दिए हैं कि आपको याद करने में आसानी होगी। पुरातन जीवाश्म दोस्तों नरसिंहपुर, होशंगाबाद से प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद का नाम बदलकर दोस्तों नर्मदापुरम कर दिया गया है। 860 वर्ष पुराना औजार हथौड़ा होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम से प्राप्त हुआ है। प्लेट दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुई है। नवपाषाण काल संस्कृति के साक्ष्य दोस्तों ऐरण से, चटकरा से, दमोह, सागर, आजमगढ़, जबलपुर आदि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। महापाषाण स्मारक दोस्तों रीवा से प्राप्त होते हैं। वहीं शैल चित्रकला भीमबेटका की पहाड़ियों एवं गुफाओं से प्राप्त हुई है। अब जानते हैं दोस्तों महाकाव्य काल के बारे में। रामायण काल के प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारण्य, महाकांत के घने वन थे। विंध्य सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिणी भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके घेरे में आते थे। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। फिर जानते हैं महाजनपद काल के बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग बौद्ध जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिनमें से चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। इस राज्य का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। अवंती की राजधानी दोस्तों उज्जैन थी। यह जनपद पश्चिमी और मालवा, मध्य मालवा के क्षेत्रों में बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेशमती थी। उज्जैनी यानी कि दोस्तों उज्जैन और महेशमती यानी कि महेश्वर। इन दोनों क्षेत्रों के बीच नेत्रावती नदी बहती थी। सीधी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपस्थ भूखंड में फैला हुआ था। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के वर्तमान उज्जैन नगर से की जाती है। अब जानते हैं दोस्तों प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम। अवंती को दोस्तों उज्जैन नाम से जाना जाता था। वत्स को दोस्तों ग्वालियर नाम से जाना जाता था। वत्स में दोस्तों ग्वालियर और बुंदेलखंड का क्षेत्र आता था। चेदी को खजुराहो के नाम से जाना जाता था। अनूप निमाड़ या खंडवा का पुराना नाम था। विदिशा का पुराना नाम दसाण था। दमोह का पुराना नाम तुड़ीकेर था। शिवपुरी नरवर का पुराना नाम नलपुर मिलता है। फिर जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख वंश एवं उनके योगदान। दोस्तों यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। महाजनपद काल के उपरांत भारत में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया। मध्य प्रदेश से संबंधित विभिन्न राजवंशों के विश्लेषण
निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों मौर्य वंश। मध्य प्रदेश में मौर्य सत्ता के व्यापक साक्ष्य मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। मौर्य युग में व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी, जिसमें से तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावती तक था, जिसमें महेशमती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे, जबकि चौथा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग भृगुकच्छ से मथुरा तक था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। उस समय व्यापार के ऊपर राजवंश का पूर्ण नियंत्रण होता था। कपड़ा बुनना इस युग का प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार इस युग में सूती वस्त्र तैयार किए जाने वाले केंद्रों में अवंती राज्य का महेशमती भी शामिल था। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों से निम्न प्रकार के संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था, जिसमें मुख्यतः रूपनाथ जबलपुर जिले के सीहोरा तहसील का एक गांव है। ये सभी दोस्तों अशोक के द्वारा लिखे गए शिलालेख हैं। गुर्जर दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग है। रूपनाथ से भी शिलालेख मिलते हैं, गुर्जर से मिलते हैं। सारो मारो शहडोल का एक छोटा सा भूभाग है, एवं पनगुड़िया सीहोर जिले का एक भाग है। जबकि सांची स्थित लघु स्तंभ लेख भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, अशोक के। यह लघु शिलालेख बाल लघु स्तंभ लेख इस बात के प्रमाण है कि मध्य प्रदेश राज्य में मौर्यकालीन शासन व्यवस्था ही कायम थी। मौर्य के बाद आता है दोस्तों सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी के द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न पुराणों में मिलते हैं। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार आते हैं कि सातवाहन वंश के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, और ऑप्शन में इनमें से कुछ एक दे देंगे। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वंश के शासन काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिसके साक्ष्य आवा, चकरखेड़ा तथा बिलासपुर से मिलने वाले रोमन सिक्के हैं। गोमती पुत्र सतकर्णी का उल्लेख सांची के दक्षिणी तोरण के शिलालेख पर भी किया गया है। फिर जानते हैं दोस्तों शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश की स्थापना 186 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्र के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके की थी। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक रहा है। यह प्रश्न भी आता है कि विदिशा का शासक कौन सा शुंग राजा रहा है, तो अग्निमित्र रहा है। शुंग वंश के 5वें शासक बाघभद्र के समय यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। एक तो यह क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज कहां स्थित है, तो इसका आंसर होगा विदिशा। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो हेलियोडोरस ने की थी। शुंग वंश के राजाओं द्वारा भरहूत में एक स्तूप बनाने के साक्ष्य मिले हैं। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया है। शुंग वंश के बाद आता है दोस्तों क्षत्रप वंश। इस वंश के भोवस एवं अजेस राजाओं के कुछ सिक्के मालवा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मालवा के कुछ क्षेत्र पर शकों का अधिकार रहा है। फिर आता है नागवंश। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार तीसरी चौथी सदी में नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। इस वंश के राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध किया था तथा उनके उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस वंश के राजाओं ने कुषाणों के उन्मूलन के लिए 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, तो नागवंश के राजाओं ने। हिस्ट्री से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आता है बाकटक वंश। पुराणों के अनुसार विद्या शक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में बाकटक वंश की स्थापना की थी। इसके साक्ष्य प्रयागराज के कुठार जो कि सतना में स्थित है एवं गज अभिलेख जो कि पन्ना में स्थित है से प्राप्त होते हैं। हरिसेन के प्रयाग अभिलेख से
विदित होता है कि समुद्रगुप्त के तत्कालीन विदिशा शासक श्रीधर को पराजित करके विदिशा पर अधिकार कर लिया था समुद्रगुप्त ने। फिर आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के कारण प्रदेश के इतिहास में एक नया महत्वपूर्ण मोड़ आया। प्रयाग प्रस्थित के अनुसार उसने महाकानांतर, महाकौशल और बैतूल तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। उसने शकों को पश्चिमी मध्य प्रदेश में हराया। नर्मदा के उत्तर के अधिकांश क्षेत्र उसने जीत लिए और अब नर्मदा के उत्तर के अधिकार क्षेत्र गुप्तों के अधीन थे और इसी वजह से दोस्तों यह मध्य प्रदेश में शामिल हो गए क्षेत्र। एरण, विदिशा, सकारी, त्रिपुरी, सिवनी, उज्जैनी, बैतूल एवं जबलपुर से प्राप्त सिक्के एवं अवशेष के प्रमाण हैं। गुप्त ने ही उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफा एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण कराया था। एक और प्रश्न ये बन गया कि उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, तो गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्तों के पतन के बाद इस क्षेत्र में कई राज्य बने तथा कई राजवंशों ने राज किया। प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन उत्तर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र जीतने में सफल हुए थे। बाणभट्ट की कादंबरी में उल्लेखित है कि हर्षवर्धन विंध्य एवं नर्मदा के उत्तर का स्वामी था। फिर आता है तोमर वंश। वीर सिंह तोमर ने 14वीं सदी में मुस्लिम सत्ता की अराजक स्थिति का फायदा उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। इस वंश के राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का मजबूत किला बनवाया था। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, तो तोमर वंश के राजा सूरज सेन ने ग्वालियर का किला बनाया था, जिसे किलों का जिब्राल्टर उपनाम से भी जाना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, किलों का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो ग्वालियर के किले को। तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के प्रसिद्ध सास बहू मंदिर का निर्माण कराया था तथा गुजरी महल का निर्माण कराया था। ये भी क्वेश्चन आते हैं, सास बहू मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था, तो तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने। और एक प्रश्न ये भी आता है कि तोमर वंश का संस्थापक कौन था, तो वीर सिंह तोमर, जिसने 14वीं सदी में तोमर वंश की स्थापना की। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इब्राहिम लोदी के साथ किस तोमर राजा का संघर्ष हुआ था, तो विक्रमादित्य, जो कि अंतिम तोमर राजा था। फिर आता है होलकर वंश। 1730 ईस्वी में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, जिन्होंने 1732 में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना आप। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। अंतिम होलकर शासक तुकोजी तृतीय नए राज्य का भारत संघ में विलय कर लिया था। दोस्तों यह भी प्रश्न है कि किस होलकर वंश ने भारत शासन में विलय किया, तो तुकोजी तृतीय ने, जो कि अंतिम होलकर शासक थे। एक फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्हार राव होलकर की पुत्र खंडेराव होलकर की धर्मपत्नी अहिल्याबाई होलकर थी और मल्हार राव होलकर पानीपत के तीसरे युद्ध में शहीद हो गए। तो मल्हार राव होलकर के बाद अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश की शासिका बनी। अगला शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गौरी से स्टार्ट करते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा इस्लामिक राज्य की स्थापना किए जाने के कारण इस्लाम का शासन आरंभ होता है। मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर में लोह अंगदेव को हराया और ऐबक ने परिमल देव को हराकर कालिंजर जीत लिया था। फिर आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस काल में सल्तनत की, इधर मिसप्रिंट के रहेगा, सल्तनत के शासकों द्वारा भारतीय राज्यों को जीता गया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पर भी हमले किए गए। सल्तनत काल का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक से ही होता है, जो 10 वंश का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। 10 नहीं तो 10 वंश का प्रारंभकर्ता भी माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मांडू, ग्वालियर, मालवा एवं उज्जैन को अपने साम्राज्य में विस्तार कर लिया था। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पर भी हमले किए गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मांडू, ग्वालियर
मालवा पर विजय की व उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को सन 1234 में लूट लिया था। यह प्रश्न आता है कि महाकालेश्वर मंदिर पर किस ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1234 ईस्वी में। फिर आता है चंदेल वंश। चंदेल वंश ने महुआ में शासन किया। महुआ नहीं, ये महोबा है। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। ये प्रश्न भी आता है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? राजा धंगदेव के शासनकाल में चंदेलों प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में मिला लिया था। दोस्तों प्रश्न आता है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। खासकर राजा धंगदेव का प्रश्न आता है कि खजुराहो के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण चंदेल राजा धंगदेव ने कराया था। फिर आता है सिंधिया वंश। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी राव सिंधिया था। दोस्तों इसके पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त कराया था। शाह आलम दोस्तों वही है जिसकी अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। यह भी प्रश्न आता है कि उज्जैन से ग्वालियर सिंधिया वंश की राजधानी स्थानांतरित किसने करी थी? तो दौलतराव सिंधिया ने। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन में महादजी सिंधिया ने की थी। उन्होंने ग्वालियर के तत्कालीन जाट सरदार लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर के किले को जीत लिया था। इस वंश के शासक दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की थी। ये स्थानांतरित है दोस्तों। सिंधिया वंश के राजा जीवाजीराव सिंधिया ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया तथा संयुक्त राज्य के प्रमुख बन गए। यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर जानते हैं गौड़ वंश के बारे में। यादव राय ने गढ़ा कटंगा में गौड़ राजवंश की स्थापना की थी। गौड़ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह थे। अकबर के समकालीन गौड़ राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती थी। गौड़ वंश की राजधानी मंडला थी। मुगल सेनापति आसिफ खान ने दुर्गावती को पराजित किया था। पूरे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फिर आता है बुंदेला वंश। 14वीं शताब्दी में बुंदेला वंश का उदय हुआ। इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला ने। इस वंश के प्रसिद्ध राजा छत्रसाल थे, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया था, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मतलब मनसब पद प्राप्त किया था। राजा छत्रसाल की राजधानी दोस्तों छतरपुर थी। बुंदेला वंश के शासनकाल में ओरछा में स्थापत्य कला भवनों एवं मंदिरों का निर्माण हुआ। बुंदेला राजवंश के हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, गंगा सागर जलाशय का निर्माण किसने कराया था? बुंदेला शासक मधुकर शाह का पुत्र रामचंद्र जहांगीर के समकालीन था। रामचंद्र के छोटे भाई वीर सिंह बुंदेला के हाथों जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या कराई थी। फिर आता है बघेल वंश। बघेल वंश का शासन रीवा में था। इसी वंश के राजा रामचंद्र के दरबार में संगीतकार तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे था और तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है। 1569 ईस्वी में बघेल वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बघेल वंश के वीर मानसिंह चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। वीर मानसिंह ने, है ना, चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। फिर शुरू करते हैं 1857 की क्रांति व स्वतंत्रता संग्राम। इससे दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेट करके ही पढ़ेंगे अपन। इसका पोर्शन बहुत ज्यादा, लेकिन जितना मध्य प्रदेश में कवर होगा सिर्फ उतना ही अपन डिस्कस करते हैं।
1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक, जिसका नाम था ब्राउन बेस, के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। इसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर हो सके तो डेट्स नोट करते चाहिए। चलिए, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसे BNI के नाम से जाना जाता था, से था। ये दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की एक रेजिमेंट थी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पार्मस्टेन था। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों हर एग्जाम की दृष्टि से, लॉर्ड कैनिंग और पार्मस्टेन। अब जानते हैं दोस्तों 1857 की महान क्रांति के कुछ प्रमुख केंद्र। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल्ली पर शासन था दोस्तों बहादुर शाह जफर का, और उनके सेनापति थे वक्त खां। इन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह प्रारंभ किया। कानपुर में उस समय थे दोस्तों नाना साहब पेशवा, और उनके सेनापति थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को दोस्तों शिवपुरी में फांसी दी गई। तो तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में स्थित है। नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ किया। लखनऊ में उस समय थी दोस्तों बेगम हजरत महल, जिन्होंने 4 जून 1857 को, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने जून 1857 में, इलाहाबाद में लियाकत अली, जिन्होंने अगस्त 1857 में, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने अगस्त 1857 में विद्रोह प्रारंभ किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बुंदेला शासक अंग्रेजों से पहले ही नाराज थे। इसके फलस्वरूप 1824 में चंद्रपुर, जो कि सागर में है, सागर के जवाहर सिंह बुंदेला, नरहूत के मधुकर शाह, मदनपुर के मुखिया दिल्ली शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इनका दोस्तों नाम था दिल्ली शाह। और इस प्रकार सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तक के सारे क्षेत्र में विद्रोह की आग भड़क उठी। लेकिन आपसी सामंजस्य और तालमेल के अभाव में अंग्रेज इन्हें दबाने में सफल हो गए। फिर आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में मेरठ, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बैरकपुर आदि क्षेत्र के विद्रोह की लपटें मध्य प्रदेश तक भी पहुंची। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच छावनी से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जानते हैं नीमच छावनी के बारे में। तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा के संदेश वाहक बनकर ग्वालियर, इंदौर, महू, नीमच, मंदसौर, जबलपुर, सागर, दमोह, सीहोर और बिंद के कुछ क्षेत्र में घूम घूम कर विद्रोह का अलख जगाने में लग गए। उन्होंने स्थानीय राजाओं और नवाबों के साथ अंग्रेजी छावनियों के हिंदुस्तानी सिपाहियों से संपर्क बनाए। इस कार्य के लिए रोटी और कमल का फूल गांव-गांव घुमाया गया। परिणाम स्वरूप 3 जून 1857 को नीमच छावनी में विद्रोह भड़क गया। ये दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1857, और सिपाहियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मार भगाया। मंदसौर में ही ऐसा ही हुआ। 4 जून 1857 को ग्वालियर छावनी के सैनिकों ने भी हथियार उठा लिए। इस तरह शिवपुरी, गुना और मुरार में भी विद्रोह फैल गया। उधर तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जीत लिया और ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने भागकर आगरा में अंग्रेजों की शरण ले ली। फिर जानते हैं रेसिडेंस छावनी के बारे में। दोस्तों आज की क्लास में इसकी अपन थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, और एक क्लास में इससे रिलेटेड सभी प्रश्न जो एग्जाम में बन सकते हैं तो वह डिस्कस कर लेंगे। 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में होलकर नरेश की सेना ने छावनी रेसिडेंसी पर हमला कर दिया। कर्नल डूरेंड स्टुअर्ट आदि सीहोर की ओर भागे और वहां भी विद्रोह की आग लग चुकी थी।
फिर भोपाल की बेगम ने अंग्रेज अधिकारियों को संरक्षण दिया। अजमेर के राय बख्तवार खां ने भी विद्रोह किया और धार व भोपाल आदि क्षेत्र विद्रोहियों के कब्जे में आ गए। महू की सेना ने भी अंग्रेज अधिकारियों को मार भगाया। मंडलेश्वर, सेंधवा, बड़वानी आदि क्षेत्र में इस क्रांति का नेतृत्व भीमा नायक ने किया। शहादत खां ने महू में और इंदौर के सैनिकों के साथ दिल्ली गए। वहां बादशाह जफर के प्रति मालवा के क्रांतिकारियों ने अपनी वफादारी प्रकट की। एक प्रश्न आता है दोस्तों, शहादत खां की शहादत खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने। सागर, जबलपुर और शाहगढ़ भी क्रांतिकारियों के केंद्र थे। विजय राघवगढ़ के राजा ठाकुर सरजू प्रसाद इन क्रांतिकारियों के अगवा थे। जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट उनका साथ दे रही थी। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश और 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मेरठ से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। वहां सबसे पहले सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ किया। ये पॉइंट आप चाहें तो दोस्तों नोट कर सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल आपको इन्हीं पॉइंट्स में मिल जाएगा। 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश के नीमच में, फिर मंदसौर में और फिर ग्वालियर में विद्रोह शुरू हुआ। जुलाई 1857 में शिवपुरी, इंदौर, महू, सागर में पुरजोर विरोध शुरू हुआ। इस क्रांति के दौरान दिल्ली के शहजादा हुमायूं ने फिरोज शाह नाम से मंदसौर में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ये दोस्तों वो हुमायूं नहीं है, शहजादे हुमायूं हैं, दिल्ली के बादशाह जफर के पुत्र थे। 14 जून 1857 को मुरार छावनी में विद्रोह हुआ। अगस्त 1857 में सागर व नर्मदा घाटी सहित पूरे प्रदेश में असैनिक विद्रोह फैल गया। अभी तक दोस्तों सैनिक विद्रोह हो रहा था और क्रांतिकारियों द्वारा हो रहा था। अब असैनिक विद्रोह यानी कि आम जनता भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। अब जान लेते हैं कुछ क्रांतिकारियों के बारे में। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे की सम्मिलित सेनाओं ने 22 मई 1858 को कालपी में अंग्रेज सेना पर आक्रमण कर दिया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गईं और अंततः 28 जून 1858 को उन्हें शहादत प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। एवं तात्या टोपे को सिंधिया के सामंत द्वारा पकड़वाकर अंग्रेजों ने शिवपुरी में फांसी दे दी। तो तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में स्थित है। फिर जानते हैं रानी अवंतीबाई के बारे में। मंडला जिले की छोटी सी रियासत रामगढ़ के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने इसकी देखभाल के लिए राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक तहसीलदार की नियुक्ति कर दी। इससे नाराज विधवा रानी अवंती ने मंडला नगर की सीमा पर खैरी गांव में अंग्रेज सेनापति बार्डन को युद्ध भूमि में भागने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज तहसीलदार को मारकर रामगढ़ को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने सेनापति बार्डन के नेतृत्व में रीवा राज्य की सेना की मदद से रामगढ़ किले का घेराव कर लिया, लेकिन किले में रसद समाप्त हो जाने के कारण और अंग्रेजों से युद्ध में स्वयं को पराजित होता देख रानी ने अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई की कटार से अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक प्रश्न आता है कि रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जवाब होगा रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं कुछ 1857 के विद्रोहियों के बारे में जिन्होंने विद्रोह शुरू किया था। शेख रमजान ने सागर से विद्रोह किया था। टंटिया भील या टंटिया मामा ने खरगोन से किया था। शंकर शाह ने गढ़ा मंडला से। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से। नारायण सिंह ने रायपुर से। शहादत खान ने महू से। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से। सुरेंद्र राय ने संबलपुर से। तात्या टोपे ने कानपुर, झांसी एवं ग्वालियर से। भीमा नायक ने मंडलेश्वर से। रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ से। झलकारी बाई ने झांसी से। गिरधारी बाई ने रामगढ़ से। श्री बहादुर एवं देवी सिंह ने मंडला से।
दोस्तों झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी और गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी। अब जान लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश और कांग्रेस के बारे में, जो कि एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1885 में बनी कांग्रेस का प्रभाव मध्य प्रदेश में वर्ष 1904 में दिखाई देने लगा। मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने वर्ष 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कड़ी आलोचना की। दोस्तों यह प्रश्न बनता है कि डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने किस पद्धति की आलोचना की? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन 1904 में जबलपुर में आयोजित हुआ। दोस्तों आप चाहे तो ये डेट लिख सकते हैं और शहर लिख सकते हैं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। 1906 में जबलपुर में हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरि सिंह गौड़ आदि सक्रिय कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता थे। वर्ष 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन हुआ, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यही वर्ष 1915 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। वर्ष 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इसमें भारी संख्या में सेनानियों ने भाग लिया, जबकि इसी समय जबलपुर से प्रारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं राम गोपालाचार्य ने किया। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अप्रैल 1930 में जबलपुर से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। इसके अतिरिक्त खंडवा, जबलपुर आदि नगरों में नमक कानून तोड़े गए। वर्ष 1931 में रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1931 में रतलाम से स्त्री सेवा दल की स्थापना। रतलाम में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे, जिनकी प्रेरणा से 1920 में रतलाम कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई तथा मोहम्मद उमर खां इसके प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वर्ष 1935 में रतलाम में प्रजा परिषद का गठन हुआ। ये यानी जा है दोस्तों, प्रजा परिषद का गठन हुआ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसानों व मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद से प्रेरित होकर वर्ष 1928 में भोपाल राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की मध्य प्रदेश में शुरुआत ग्वालियर रियासत के विदिशा में हुई। विदिशा उस समय दोस्तों ग्वालियर रियासत में आता था। 2 अक्टूबर 1942 को सत्याग्रहियों ने मंडलेश्वर जेल के विशालकाय मुख्य द्वार को तोड़ डाला और चौराहे पर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत की सभी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया। इसके साथ ही दोस्तों हमारी यूनिट 2 कंप्लीट होती है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का गठन जो कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन जो कि 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य पृथक हुआ था। इस सभी के बारे में डिटेल्स में अपन दोस्तों कल पढ़ेंगे। और ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सामान्य ज्ञान के अलावा दोस्तों और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो उन्हें जाकर भी एक बार ज़रूर देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।